हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का यूनिट 5 समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है इम्प्लीकेशंस ऑफ द अबव होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी ऑन प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले जो टॉपिक हमें समझना है दैट इज प्रोवाइडिंग द बेसिस फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज और एथिकल कंडक्ट के लिए क्या क्या उनके बेसिस होंगे दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो पहला टॉपिक है वैल्यूज इन डिफरेंट डिमेंशंस ऑफ ह्यूमन लिविंग। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा कि ऑल फोर लेवल्स पे हार्मनी की हमने बात करी। तो हार्मनी की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमने देखा कि सेल्फ का व्हेन वी डू द सेल्फ एक्सप्लोरेशन, उस पूरे प्रोसेस में एक डेफिनेट कंडक्ट के फॉर्म पे रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग को हम समझते हैं दैट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम द पार्टिसिपेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल्फ in the form of definite conduct of human being based on the realization and understanding. रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग के ही बेसिस पे सेल्फ अपना कंडक्ट करता है। सेल्फ की जो इंट्रोस्पेक्शन होता है सेल्फ का, उसको रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वो अचीव करता है। फर्दर द पार्टिसिपेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज सीन इन टू फॉर्म्स। पहला बिहेवियर या वर्क। दो चीज़ों में हमने ह्यूमन बींग्स का पार्टिसिपेशन देखा, दो फॉर्म्स में, दैट इज वन फॉर्म इज बिहेवियर एंड द अदर फॉर्म इज वर्क। तो हमने पहले ये समझा कि बिहेवियर में यदि हम देखें तो हमने रिलेशनशिप्स की 9 वैल्यूज को डिस्कस करा था अच्छे से, दैट इज ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी एंड लव। और यदि हम बात करें वर्किंग विद मटेरियल थिंग्स की, तो जब हम मटेरियल थिंग्स के साथ काम करते हैं तब हमारी कौन कौन सी दो वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती है, तो वो हम समझते हैं। देर आर टू वैल्यूज विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर वर्किंग विद द मटीरियल थिंग्स। दैट इज पहली होती है हमारी यूटिलिटी वैल्यू और दूसरी होती है हमारी आर्टिस्टिक वैल्यू। अब ये दोनों चीज़ें क्या है, एक एग्जाम्पल से इनको समझते हैं और अच्छे से हमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक पेन की यूटिलिटी क्या है कि वो लिख सकता है ना, बट वो पेन अच्छे से बना हो ताकि उसकी इंक स्पिल ना हो, एक प्रॉपर डिज़ाइन का हो ताकि वो अच्छे से हम होल्ड कर पाएँ और अपने काम को कर पाएँ। सो दैट इज़ द यूटिलिटी ऑफ द पेन। तो ये एक तो हो गई उसकी यूटिलिटी कि भाई वो राइटिंग में काम आता है। लेकिन उसकी आर्टिस्टिक वैल्यू क्या है कि वो कितनी आसानी से हमें अपना काम करने देता है, उसकी फंक्शनैलिटी, उसके फीचर, उसका डिज़ाइन, उसके एडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, आर्टिस्टिक वैल्यूज़ के अंदर आती हैं। तो एक बार यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द पार्टिसिपेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन ensuring द रोल ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज इन नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइडिंग मीन्स टू द बॉडी। मतलब उस फिजिकल फैसिलिटी का रोल इंश्योर करने में जो चीज़ मदद करती है वो उसकी यूटिलिटी वैल्यू कहलाती है। और द पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इन इंश्योरिंग द रोल ऑफ फिजिकल फैसिलिटी टू हेल्प एंड प्रिजर्व इस यूटिलिटी, जो उसकी यूटिलिटी को प्रिजर्व करके रखता है, दैट इज नोन एज इट्स आर्टिस्टिक वैल्यू। नेक्स्ट चीज जो हम देखते हैं दैट इज डेफिनेटनेस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। तो एथिकल ह्यूमन कंडक्ट में निश्चितता हमें देखनी है। तो उसको समझने से पहले पहले समझ लेते हैं कि इन्नेटनेस को हमने देखा ना अभी, कि इन्नेटनेस हमें पता है धारणा क्या चीज होती है। तो अभी हम जानते हैं कि ह्यूमननेस क्या होती है। जैसे एज वी आइडेंटिफाई अ नीम ट्री और अ मैंगो ट्री बाय इट्स वेल डिफाइंड स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच ऑलवेज रिमेन द सेम। तो अपने फंडामेंटल नेचर की एक कंटिन्यूटी रखना ही क्या कहलाता है, इनेटनेस कहलाता है। सो एज वी आइडेंटिफाई वाटर और एयर और आयरन, जैसा पहले भी एग्जांपल्स में मैंने आपको बता रखा है कि यदि एक आयरन का टुकड़ा हमारे पास है, उसमें जितने भी आयरन के एटम्स हैं दैट आर सिमिलर टू ईच अदर, तो दैट इज उसकी आयरननेस है। अब मैंगो है तो मैंगो की एक मैंगोनेस है, उसके हिसाब से ह्यूमंस हैं तो उनकी एक ह्यूमननेस है। और वो कैसे हमें आएगी, सेल्फ एक्सप्लोरेशन से। और सेल्फ एक्सप्लोरेशन से क्या चीज़ मिलेगी, सेल्फ एक्सप्लोरेशन से जो चीज़ मिलेगी दैट इज राइट अंडरस्टैंडिंग। जो राइट अंडरस्टैंडिंग हमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन से प्राप्त होगी, दैट ऑल्सो अनेबल्स अस टू आइडेंटिफाई द डेफिनेटनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट विच में ऑल्सो बी कॉल्ड एज एन एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। वो चीज़ उसका एथिकल ह्यूमन कंडक्ट कहलाएगी, जो डेफिनेटनेस मतलब निश्चितता देगी हमारे ह्यूमन कंडक्ट में, ह्यूमन आचरण में।
ठीक है, तो इट इज सेम फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, जस्ट लाइक द नेचुरल अंडरस्टैंडिंग की तरह ही डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट भी हमारा क्या रहेगा, सभी ह्यूमन बींग्स के लिए सेम रहेगा। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द सेलिएंट फीचर्स ऑफ डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट। तो अब हम जानते हैं क्या क्या फीचर्स हैं इसके। ईच वन ऑफ अस वांट्स टू हैव अ डेफिनेट कंडक्ट, बट प्रेजेंटली we may not be able to ensure that. This is because we are presently living on the basis of our preconditioning and assumptions. मैंने आपको बताया preconditioning and assumptions के basis पे जब तक हम अपने desire, thought, expression, इच्छा, विचार, आशा को रखेंगे तब तक हमें उनका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं समझ में आएगा और हम एक डेफिनेट कंडक्ट को नहीं अपना पाएंगे। सो ये चीज ही यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है। वी डू सी ह्यूमन बीइंग स्ट्रगलिंग टू फाइंड आउट व्हाट द राइट कंडक्ट इज एंड इन द प्रोसेस एग्जिबिटिंग अ वेरियस वेराइटी ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो हम ये देखते हैं कि आजकल कुछ हमारे प्रेजुडिस हैं, उनकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, डेफिनेट कंडक्ट उनमें हमें देखने को नहीं मिलता और इसलिए एथिकल ह्यूमन कंडक्ट की डेफिनेटनेस आजकल बहुत कम देखी जाती है। एथिकल ह्यूमन कंडक्ट को समझने से पहले हमें उनको उनके लिए तीन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, दैट इज मूल्य, नीति और चरित्र। मूल्य मतलब वैल्यूज। भाई वैल्यूज तो एक एसेंशियल पार्ट है एथिकल कंडक्ट का। दे आर द आउटकम ऑफ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग विच आर ऑलवेज डेफिनेट। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्री कंडीशनिंग और हमारे अजम्पशंस सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग जो होती है दैट इज ऑलवेज करेक्ट। तो as already mentioned, when I understand the reality correctly and underlying harmony at all the levels of existence and my participation in it, I am able to perceive the universal human values as a part and parcel of this reality. जब मैं सही तरीके से रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग करता हूँ और इस पूरे एग्जिस्टेंस में अपना पार्टिसिपेशन, अपना रोल जो भी मेरा है निभाता हूँ, तब मैं इस रियलिटी का एक पार्ट एंड पार्सल बनता हूँ। देन आई एम एबल टू परसीव यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। तभी मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को एक मेरे जीवन का बहुत ही एक अभिन्न अंग बन जाता है। मेरी इमेजिनेशंस अब मुझसे डेफिनेट होने लगी हैं। सो दैट इज द केस। उसके बाद पॉलिसी यानी नीति की अगर हम बात करें तो हैविंग बीन कन्विंस्ड about the values and about the inherent harmony in the existence, I am able to develop an ethical sense to all my pursuit. जब मुझे पता लगता है कि मैं अपनी एग्जिस्टेंस में जहाँ हूँ वहाँ में एक हार्मनी को अचीव कर लिया है मैंने, तो मेरे अंदर एक एथिकल सेंस खुद ब खुद बनने लगता है। दिस इज एन आउटकम ऑफ डेफिनेटनेस और यही मेरा पॉजिटिव रोल है। यही मेरा जो आउटकम है एक डेफिनेट को एक डेफिनेटनेस शो करता है किसमें, अगेन इच्छा, विचार और आशा में। ओके, गाइडेड बाय राइट अंडरस्टैंडिंग। कैसे मिली मुझे ये डेफिनेटनेस? बाय द हेल्प ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। कैरेक्टर, चरित्र की यदि हम बात करें तो मेरी डिजायर का डेफिनेटनेस शो करता है मेरे कैरेक्टर का डेफिनेटनेस। ये वाली लाइन आप याद रखिएगा। थॉट सिलेक्शन गिव्स डेफिनेटनेस टू माय लिविंग। मेरे जितने भी थॉट्स हैं, मैं जितनी चीज़ों को भी सेलेक्ट कर पाता हूँ, दैट गिव्स डेफिनेटनेस टू माई फीलिंग, दैट गिव्स डेफिनेटनेस टू माई लिविंग। मतलब उस सब में मैं अपना डेफिनेट रोल एक निभा पाता हूँ। डेफिनेटनेस ऑफ कैरेक्टर इज द आउटकम ऑफ डेफिनेटनेस ऑफ माई बिहेवियर। और मेरे कैरेक्टर का ही डेफिनेटनेस क्या शो करता है? मेरे बिहेवियर का डेफिनेटनेस। जब मेरे बिहेवियर में एक निश्चितता होगी तब ऑब्वियसली मेरे कैरेक्टर में भी वो डेफिनेटनेस, वो निश्चितता देखने को मिलेगी। ओके, सो दिस कैन बी मेनली कैटेगराइज्ड। और ये कैसे कैटेगराइज्ड हो सकता है? इन सारी चीज़ों से, चैस्टिटी इन कॉन्जुगल रिलेशनशिप्स, rightful productions, acquisition and utilization of wealth, humane behavior and work with kindness से। और this definiteness of human conduct in terms of values, policy and character। मतलब ये जो हमने तीन मेन पिलर्स देखे, वैल्यूज, पॉलिसी और कैरेक्टर, इनका जब डेफिनेटनेस हम देखेंगे तब उसी को हम एथिक्स बोलते हैं। जब हमारी वैल्यूज में, जब हमारी पॉलिसीज में, जब हमारे चरित्र यानी कैरेक्टर में डेफिनेटनेस होगी, इसका मतलब हम एथिकल कंडक्ट परस्यू कर पाएंगे। सो दैट इज द केस। ओके, बेसिस फॉर ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर। तो ये तीन टर्म्स यहाँ पे हमने नहीं देखे जिनको हमें समझना है और ये किसकी तरफ हमें ले जाएंगे? दैट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ ये हमें ले जाएंगे। ठीक है, तो
अगर हम बात करें इन तीनों टर्म्स का क्या बेसिस है, तो वो है मानवीय व्यवस्था। मानवीय व्यवस्था को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ह्यूमन ऑर्डर कहेंगे। और जो की एलिमेंट्स होते हैं व्यवस्था के, वो क्या होते हैं? यही तीन चीजें, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमनिस्टिक ऑर्डर। ठीक है, यदि हिंदी में देखें तो मानवीय शिक्षा हो गया, मानवीय संविधान हो गया और मानवीय व्यवस्था हो गया। यही सारी चीजें होती हैं। कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स, तो कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स का क्या मतलब है कि एक क्लैरिटी लाना कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल में। हमने देखा कि कैसे हम कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को अचीव कर पाते हैं 5 ह्यूमन एंडेवर्स ने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैप्टर 4 की वीडियो को भी जरूर रेफर करें। उसमें कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल के बारे में समझाया गया है, जिसमें समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व जैसी चीजें एक्सप्लेन करी गई हैं। कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ बेस्ड ऑन द अबव क्लैरिटी, म्यूचुअली फुलफिलिंग बिहेवियर हमारा होना चाहिए। क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस इन एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, हमेशा से हमें एक क्लैरिटी और एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे कंडक्ट में। म्यूचुअली एनरिचिंग इंटरेक्शन विद नेचर, यदि हमारा नेचर से अच्छे से एक एनरिचिंग म्यूचुअली फुलफिलिंग नेचर होगा, जैसा कि हमने पहली वाली वीडियोस में भी देखा कि जो 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर हैं, उनमें से जो ह्यूमन ऑर्डर है, मतलब जो ज्ञान अवस्था है, वो बाकी के तीनों ऑर्डर के साथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट रिलेशन को बोथ साइड से नहीं निभाती है। वो केवल तीनों ऑर्डर तो ह्यूमन ऑर्डर को अच्छे से म्यूचुअल फुलफिलमेंट कर पा रहे हैं, बट ह्यूमन ऑर्डर फुलफिलिंग नहीं कर पाता है। सो दैट इज द केस, जब हमारा एक नेचुरली एक एनरिचिंग इंटरेक्शन होगा नेचर के साथ, तब हम कह सकते हैं यस, हमारे प्रोफेशनल एथिक्स में एक कॉम्पिटेंस हमें देखने को मिलता है। ओके, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप अप्रोप्रिएट पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट मॉडल, यानी कि ऐसा ही नहीं कि हमारे बिहेवियर में ही हमें एक तरीके से हार्मनी अचीव हो, बल्कि हम जो प्रोडक्शन सिस्टम्स बनाते हैं, टेक्नोलॉजीज बनाते हैं एंड मैनेजमेंट मॉडल्स बनाते हैं, उनमें भी एक पीपल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली और एक हार्मोनियस प्रोडक्शन अचीव होनी चाहिए। तो वो हम देखेंगे कैसे, हम होलिस्टिक टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो यही चीजें लिख रखी हैं कि ह्यूमन गोल अनेबल्स अस टू कैरेक्टराइज द क्राइटेरिया, वो ही हेल्प करता है हमें क्राइटेरिया को डेवलप करने में, एक कैरेक्टराइज करने में कि कैसे हम प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट मॉडल्स को पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली बना सकते हैं। जैसे हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि वो रिन्यूएबिलिटी को फॉलो करे, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल बैलेंस, नेचर का हमें बैलेंस क्रिएट करके रखना है, तभी हम एक नेचर के साथ म्यूचुअली फुलफिलिंग रिलेशनशिप अचीव कर पाएंगे। लोकल रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज को हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है। डिसेंट्रलाइज्ड एंड कंडक्टिव टू मास एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि मास एम्प्लॉयमेंट पे हमें कंडक्टिव होना है, कंड्यूसिव होना है मास एम्प्लॉयमेंट में। दैट इज द केस। केटरिंग टू रियल नीड्स, रियल नीड्स को, जो भी समाज की असली ज़रूरतें हैं, उनको अच्छे से हमें प्रॉपर उनका एड्रेसल होना चाहिए। और मैचिंग ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन तीनों पिलर्स में अनइक्वालिटी हो रही है। जितना प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किस हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, और डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से, कंजम्पशन के हिसाब से। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या क्या कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिलती हैं, तो उनकी भी हम बात कर लेते हैं। पहला, करप्शन एट वेरियस लेवल, हर एक लेवल पे हमें आज के ज़माने में करप्शन देखने को मिलती है। टैक्स इवेशन देखने को मिलता है, मतलब ज़्यादा टैक्स होता है, मिस प्रपोर्शनेशन ऑफ फंड होता है। अनएथिकल नेचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे टबैको प्रोडक्ट्स के हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एक ग्लैमराइज्ड पिक्चर हमारे सामने रखी जाती है इन टबैको प्रोडक्ट्स के ऐड की। तो ये भी एग्जाम्पल में आता है अनएथिकल नेचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सेल प्रोडक्शन में। आजकल कट थ्रोट कंपटीशन है, एक्सीलेंस हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, हर जगह कंपटीशन ही कंपटीशन है। एडल्ट्रेशन यानी मिलावट जिसे हम हिंदी में कहते हैं, एंड स्पूरियस प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन आजकल ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ ही आजकल हमारे पास एक माध्यम बन गया है बेसिक हैप्पीनेस का। और हम कहीं ना कहीं राइट अंडरस्टैंडिंग इन रिलेशनशिप, ऐसे फैक्टर्स को बहुत हद तक इग्नोर कर रहे हैं। एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बहुत सारे लेवल्स पे, नेग्लिजेंस है एनवायरनमेंट के प्रति, और प्रमोशन है अनसस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज जो भी है, उन सब का आजकल हम प्रमोशंस करते हैं। तो फिर होलिस्टिक
ऑल्टरनेटिव यानी यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की तरफ हमें कैसे बढ़ा जाए। मतलब होलिस्टिक ऑल्टरनेटिव किसे कहते हैं, आप मान सकते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, जैसे स्वराज्य की तरफ हम जाते हैं। तो स्वराज्य पहले हमने बाकी के चैप्टर्स में भी देखा था, कैसे स्वत्व से स्वतंत्रता मिलेगी और स्वतंत्रता से स्वराज्य की प्राप्ति होगी। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल, हमने पहले देखा कि ह्यूमन के 5 एंडेवर्स की मदद से हम क्या चीज अचीव करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को। और कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल के यदि हम कुछ सेलिएंट फीचर्स की बात करें, या वो जो हमने पहले कुछ आगे के हमारे चैप्टर्स में हमने भी देखा था, वो ये है कि राइट अंडरस्टैंडिंग और फ्रीडम मिलती है हमें। मतलब जो भी हमारे इंडिविजुअल लेवल्स पे जो जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं हमारे अंदर, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जितनी कमी है उस चीज़ से, प्रोस्पेरिटी एंड इट्स कॉन्टिन्यूटी एट द लेवल ऑफ फैमिली, यानी हमें समृद्धि प्राप्त होती है, फियरलेसनेस और एक म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होता है पूरी सोसाइटी में, और को एग्जिस्टेंस होता है नेचर में, सह अस्तित्व। तो वही चीजें जो पहले लिखी हुई थी, जैसे समाधान, समृद्धि, अभय और अस्तित्व, तो ये सारी चीजें हमें मिलती हैं किससे, कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल से। तो यही एक इसका इम्पॉर्टेंट है और इसी को ही कहते हैं, इन द लाइट ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग इट इज पॉसिबल टू विजुअलाइज द पैटर्न ऑफ होलिस्टिक ऑल्टरनेटिव। हमने अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग की हेल्प से पहले कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को आइडेंटिफाई करा था, और हमें क्योंकि राइट अंडरस्टैंडिंग की सही नॉलेज है, तो उससे हम एक होलिस्टिक ऑल्टरनेटिव का भी पैटर्न अचीव कर पाते हैं। होलिस्टिक ऑल्टरनेटिव मतलब अगर सिंपल भाषा में कहें, ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसे प्रोडक्शन, ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम को बनाना जो पीपल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली हो और जो सस्टेनेबल हो। इस प्रोसेस में इट इज़ पॉसिबल to visualize an alternative set of criteria for evaluating the education, healthcare system, etc. सारी चीज़ों को एक ऑल्टरनेटिव सेट ऑफ क्राइटेरिया से इवेल्युएट करना, इसी चीज़ को ही कहते हैं होलिस्टिक ऑल्टरनेटिव। तो यदि एक बार हम कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो उसके बाद हमें एक बात की क्लैरिटी मिल जाती है कि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, क्या वो सस्टेनेबल हैं या नहीं, क्या वो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल के हिसाब से हैं भी या नहीं, क्या वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत लॉन्ग रन के लिए हमारे पास यूज़फुल है या नहीं। And if any program is not subservient to these, it is not going to be fit for the society and human welfare। मतलब अगर वो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को ओबे नहीं कर रहा है, अगर वो सबसर्वियंट नहीं है, सबसर्वियंट मतलब ओबे करना किसी चीज़ को, अगर वो इस गोल को ओबे नहीं कर रहा, तो मतलब वो हमारी सोसाइटी के लिए फिट नहीं है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए फिट नहीं है। लेकिन अगर वो ओबे कर पा रहा है तो येस इट इज़ फिट। तो ये चीज़ का रिकग्निशन करने में कौन मदद करता है, कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। और ये चीज हमने पहले भी पढ़ी हुई है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। ओके, विजन फॉर होलिस्टिक ऑल्टरनेटिव। तो विजन क्या है होलिस्टिक ऑल्टरनेटिव का, यही है कि एक करेक्ट अप्रेजल हो हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल का और ह्यूमन वेलफेयर का, हम सही से समझें उन चीज़ों को और रियलाइज कर पाए कि चारों लेवल्स पे हमारी को एग्जिस्टेंस कितनी मैटर करती है, एंड विजुअलाइज कर पाए ग्रेजुअली इवॉल्व अ वायबल ऑल्टरनेटिव टू प्रिवेलिंग पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन लिविंग की एक प्रिवेलिंग पैटर्न को हम आराम से ऑब्जर्व कर पाएँ। तो राइट अंडरस्टैंडिंग प्रिपेयर्स अस फॉर मूविंग टुवर्ड्स अ होलिस्टिक ऑल्टरनेटिव। होलिस्टिक ऑल्टरनेटिव यानी यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर और स्वराज्य की तरफ हमें प्रोसीड करने में मदद करता है कौन, राइट अंडरस्टैंडिंग, which will be sustainable as well as conducive for fulfill the basic human aspiration for all the human being। सारी ह्यूमन बींग्स की बेसिक एस्पिरेशन को अचीव करने में कौन मदद करेगा, होलिस्टिक ऑल्टरनेटिव। इट विल बी अ मोड ऑफ लिविंग विच इज सेल्फ सेटिस्फाइंग, पीपल फ्रेंडली और इको फ्रेंडली, और वही सारे प्रोसेस हमारे पास पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली भी रहेंगे। तो बेसिकली अभी हमने जाना कि कैसे हम होलिस्टिक ऑल्टरनेटिव, ये हम चीज़ पढ़ रहे थे। तो ये डेवलप करता है किसको, सही समझ को, राइट अंडरस्टैंडिंग को, और अमंग ह्यूमन बींग्स, और एक कमिटमेंट लाता है कि हमें इसके अकॉर्डिंग जीना है, और ये हमारी रिक्विजिट स्किल्स को डेवलप करने में मदद करता है, और ये हमें इस चीज़ में भी मदद करता है कि हमें किस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करता है, उसका नो हाउ समझने में, इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है। इन द फर्स्ट प्लेस इट कॉल्स फॉर अ चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम। और ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, जब हम एजुकेशन सिस्टम में एक चेंज लाएंगे।
एजुकेशन सिस्टम में यदि हमारे पास चेंज नहीं होगा तो हम सही समझ को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज द नीड ऑफ द आर। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा, तो एजुकेशन मीन्स टू इम्बाइब द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी। एजुकेशन का मतलब जो हार्मनी की अंडरस्टैंडिंग का बीज हम सबके अंदर बोए। और अगर एजुकेशन ही सही नहीं है तो चारों लेवल्स पे हमारी कमिटमेंट, हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग, हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस हमें कभी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन की यदि हम बात करें तो ये यही कहता है कि चारों लेवल्स पे राइट अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए कोर ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे होगी? अपने अंदर एक कॉम्पिटेंस लाएंगे उस तरह से जीने का कि हमें चारों लेवल्स पे, मतलब सेल्फ से लेकर एंटायर एग्जिस्टेंस तक के सभी लेवल्स पे हमें एक हार्मनी अचीव करनी है। और जब हम सारे एंडिवर्स को अच्छे से इवेलुएट करेंगे अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए, तब हमें ट्रू एसेंस मिलेगा ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन हमें हेल्प करेगा विद आर सेल्फ एक्सप्लोरेशन में, सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस में मदद करेगा, अपने सत्व को पहचानने में मदद करेगा, मतलब अपनी इन्नेटनेस, अपनी धारणा को पहचानने में मदद करेगा। उससे क्या होगा? हमें सेल्फ रियलाइजेशन होगा और उससे हमारा सेल्फ इवोल्यूशन होगा, जो कि हमें एक एथिकल ह्यूमन कंडक्ट की डेफिनेटनेस को अचीव करवा पाएगी हमसे। ओके, it is useful exercise for us to learn how a child can be facilitated to have the right understanding since childhood, how it will learn languages, reading, writing, arithmetic skills। जैसे हम एक बच्चे की बात करें तो वो एजुकेशन पे डिपेंडेंट है कि वो कौन सी लैंग्वेजेस सीखेगा, कैसे पढ़ना लिखना, और बाकी की जो उसकी ज़रूरतें स्किल्स हैं, और बाकी की जो स्किल्स है लाइक अरिथमेटिक स्किल्स, तो वो सारी चीज़ें वो हायर एजुकेशन में प्राप्त करेगा। तो ऐसे ही ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है ये समझने के लिए कि कैसे हम चीज़ों को सही तरीके से उनका मूल्यांकन करेंगे, उनमें एक राइट अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट करेंगे एंड ऑल दैट। लेकिन ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन ही ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, एक ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन का होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर क्लियर गाइडलाइंस हमें मिलती रहे, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क रहता रहे। देखिए, हम बहुत देर से इस यूनिट में बात कर रहे हैं कि चारों लेवल्स पे राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उससे हम एक अनफ्रेगमेंटेड सोसाइटी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन वो सब चीज़ों के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तो होना चाहिए। हमारे सोशल जस्टिस का भी तो सेफगार्ड करना ज़रूरी है हमें। तो उस चीज़ को कौन इम्प्लीमेंट करवाने में मदद करता है? दैट इज़ ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन का काम है ये। पहले सोसाइटी, मतलब पहले क्या, आज भी सोसाइटी हमारी वेरियस कास्ट, क्रीड, रिलीजन, नेशनैलिटीज़ में हमारे पास डिवाइडेड है और हम सबके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से कॉन्ट्रेरी हैं। उससे क्या होता है कि ह्यूमन एंडेवर हमारा इन सब चीज़ों को ही हैंडल करने में यूज़ हो जाता है, इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉन्ट्राडिक्शंस को मिटाने में ही। लेकिन यदि हम एक बात करें सस्टेनेबिलिटी लाने की, पीस लाने की, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एक क्लियर गाइडलाइंस होना ज़रूरी है, ताकि सब लोगों को एक क्लियर गाइडलाइंस मिल जाए, ताकि उनकी अच्छे से ह्यूमन वेलफेयर एंड ह्यूमन एंडेवर को वो परस्यूट कर पाएँ इन सारी चीज़ों को, जिससे राइट अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए, अगेन एंड अगेन आई एम फोकसिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग इज़ द कोर, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो बहुत बहुत बड़े क्राइम्स होते हैं, वायलेंस होते हैं, तो ये सब लॉन्ग रन में ना हो और ये हम विशियस साइकिल में एक जो फंसे हुए हैं एक के बाद एक, उन सारी चीज़ों से हम निकल पाएँ, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को पहचान पाएँ, अपने सेल्फ पे काम कर पाएँ ग्लोबल लेवल तक। ठीक है, सो यही है। टू बिगिन विद, फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी। फैमिली क्योंकि हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो फैमिली से लेकर वर्ल्ड फैमिली तक का फॉर्मेशन हम कैसे कर पाएंगे? इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करके, कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को अचीव करके, और एक यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की प्राप्ति जब हमें होगी। ठीक है, सो फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इट इज पॉसिबल टुवर्ड्स अ ह्यूमन यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। एक यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की तरफ जाया जा सकता है अगर हमारे पास राइट सेट ऑफ पॉलिसीज हो और सूटेबल सिस्टम हमारे पास हो। द होल एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट द ह्यूमन बींग्स इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग इन हार्मनी। हमने देखा जो बाकी के जो 3 ऑर्डर्स थे ना, जो हमने वो वाला डायग्राम देखा था, उसमें हमने देखा कि भाई जो बाकी के 3 ऑर्डर्स है वो तो ऑलरेडी म्यूचुअल फुलफिलमेंट में है। ये तीनों ऑर्डर्स एक दूसरे से है ना, ये वाले तीनों ऑर्डर्स, बस ह्यूमन ऑर्डर म्यूचुअल फुलफिलमेंट पे नहीं है। तो बाकी के 3 ऑर्डर्स तो ऑलरेडी हैं, केवल ह्यूमन बींग्स को समझना है कि कैसे वो प्रॉपर हार्मनी में उनके साथ आएगा, एक म्यूचुअल फुलफिलिंग वाले रिलेशनशिप में आएगा।
ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, अगर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर होगा तो पांचों ह्यूमन एंडेवर्स की जो डायमेंशंस है, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, उन सब में एक अनफ्रेगमेंटेड सोसाइटी की तरफ हमें लीड करेगा। द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली हम बनेंगे, फैमिली से फैमिली क्लस्टर, फैमिली क्लस्टर से विलेज कम्युनिटी, विलेज कम्युनिटी से विलेज क्लस्टर, एंड फाइनली द वर्ल्ड फैमिली। ये सारी चीजें अचीव हम कब कर पाएंगे, जब हमारे पास एक यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर होगा। ओके। अब हम समझते हैं प्रोफेशन को। तो प्रोफेशन, आजकल बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं, करियर प्रोफेशन, टीचिंग इज अ प्रोफेशन, है ना, एथलेटिक्स इज अ प्रोफेशन, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। इट इज अ चैनल फॉर पार्टिसिपेशन बाय ह्यूमन बींग्स इन द लार्जर ऑर्डर इन परसुएंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल की तरफ ह्यूमन बींग्स का अपने से लार्जर ऑर्डर की तरफ पार्टिसिपेशन, इन सिंपल टर्म्स यदि मैं बात करूं। तो प्रोफेशन में क्या देखते हैं आजकल, आजकल का सिनेरियो क्या है कि किसी का प्रोफेशन, उसके पास कितनी वेल्थ एक्यूमुलेटेड है, उससे उसका प्रोफेशन नापा जाता है कि अच्छा इस पर्टिकुलर पर्सन की सैलरी कम है तो मतलब इसका प्रोफेशन छोटा है, इसकी सैलरी ज़्यादा है तो इसका प्रोफेशन बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा खासा काम करता है, आपने सुना होगा ना। लेकिन दैट इज नॉट द केस, ये राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो आजकल क्या है, प्रोफेशन को केवल वेल्थ के एक्यूमुलेशन से देखा जाता है, लेकिन प्रोफेशन इज अ सर्विस। प्रोफेशन इज कि क्या आप सर्व कर पा रहे हैं सोसाइटी को। एक्सीलेंस इज प्रोफेशन, नॉट कंपटीशन। कंपटीशन की तरह आपने देखा होगा आजकल हम एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन पे स्विच होते हैं। सो दैट इज बिकॉज वी आर सीइंग प्रोफेशन एज अ कंपटीशन। अगर हम प्रोफेशन में एक्सीलेंस को जोड़ दें, सो ये हमारे पास एक सर्विस बन जाएगा कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाकी की सोसाइटी को। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। जनरल परसेप्शन आजकल यही है कि जिसके पास ज़्यादा मनी, ज़्यादा पावर, ज़्यादा पर्क्स होंगे तो उसका प्रोफेशन ज़्यादा अच्छा है। अपने आप को वेरीफाई कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सो इस चीज़ को मिटाने के लिए ही हमने पहले लेक्चर में सबसे पहले वैल्यू एजुकेशन की बात करी थी। वैल्यू एजुकेशन का रोल यही है कि वो अनेबल कर सके क्या, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्पिटेंस विच इज एसेंशियल टू एंश्योर प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स के लिए जो भी अंडरस्टैंडिंग, समझ और कॉम्पिटेंस चाहिए, उस चीज को कौन इंश्योर करता है, वैल्यू एजुकेशन। ठीक है। एंश्योरिंग कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स, वही वाली बात कर रखी है कि यदि हम राइट पर्सपेक्टिव को समझ जाएं प्रोफेशन में, तो इट क्लियरली डिमार्केट व्हाट वी मीन बाय डेवलपिंग एथिकल कॉम्पिटेंस एंड वैल्यू कॉम्पिटेंस। तब हमें समझ में आ जाएगा ना कि वैल्यू कॉम्पिटेंस जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, हम एक्सीलेंस को क्यों चेस कर रहे हैं। बाय प्रोसीडिंग फर्दर, लेट अस ऑल्सो ट्राई टू विजुअलाइज एज टू वाई अ पर्सन एक्ट्स अनएथिकली। ये इस चीज का भी हमें समझना बहुत जरूरी है कि कोई एक व्यक्ति अनएथिकल बिहेवियर क्यों करता है, आखिर वो क्यों ऐसा करता है। तो क्यों, क्योंकि उसको गेन करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, फिजिकल फैसिलिटीज का मैक्सिमम स्टोरेज ही उसके लिए एक कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी का माध्यम बन चुका है आजकल। बहुत सारे अलग अलग लेवल पे करप्शन हैं एंड वेरियस अदर प्रॉब्लम्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है। उसी के लिए हम वैल्यू एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सही समझ के लिए और उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो अच्छा, ये सब प्रॉब्लम है जी। तो फिर सही कॉम्पिटेंस कैसे लाए प्रोफेशनल एथिक्स में। पहले तो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल में क्लैरिटी लाओ। समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व, जो इनके चारों पार्ट्स हैं, उनमें फुलफिलमेंट लाने से कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल अचीव होगा। उस पर क्लैरिटी रखो। कॉन्फिडेंस खुद में लाओ, और कॉन्फिडेंस लाओ जो भी आपके पास पास की हार्मनी है, को एग्जिस्टेंस है, नेचर का सेल्फ रेगुलेटिंग नेचर है उसमें। कॉम्पिटेंस लाओ अपने म्यूचुअली फुलफिलिंग बिहेवियर में, यानी अपने से और नेचर से जो भी आपकी इंटरकनेक्टेडनेस है, आपसे नेचर की और आपसे अपने लार्जर ऑर्डर की, उसमें अपना पार्टिसिपेशन पूरा दो। और एक म्यूचुअली एनरिचिंग इंटरेक्शन बनाओ अपना नेचर के साथ। मतलब जो भी आपको नेचर प्रोवाइड कर रहा है, आप ट्राई करो उसे रिटर्न बैक करने की। और कॉम्पिटेंस लाओ अपनी समझ में और असली जिंदगी में। उसी से हम प्रोफेशनल एथिक्स में भी कॉम्पिटेंस को अचीव कर पाएंगे। लेकिन आजकल का सिनेरियो बिल्कुल उल्टा है। तो आजकल बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे एडल्ट्रेशन है स्वीट्स का या वगैरह, बहुत सारी मिलावट है हर चीज़ में, है ना। और एनवायरमेंटल स्केल पर भी बहुत लार्ज स्केल डिजास्टर हो चुके हैं, लाइक भोपाल गैस ट्रेजेडी हो चुका है 2 एंड 3 दिसंबर 1984 को, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजेडी हो गई थी। एंड चेरनोबिल डिजास्टर एंगेजिंग, उसने इतनी सारी पब्लिक लाइफ और प्रॉपर्टी को एंडेंजर में डाला, डिग्रेड करा एनवायरनमेंट को। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे आजकल के दौर में। एपिडेमिक्स,
एपिडेमिक्स होते हैं, कोविड-19 का पेंडेमिक हमने सबने देखा, सीरियस स्कैम्स हो गए हैं आजकल बहुत सारे, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आजकल के सिनेरियो में हैं। तो फिर हम ऐसे में जितनी भी हमने बात करी कि हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं आजकल, प्रोडक्शन सिस्टम और मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, तो इन सब में भी तो होलिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ का यूटिलाइज़ेशन होना चाहिए। ये सब होलिस्टिक है या नहीं? जितनी टेक्नोलॉजी आजकल एआई आ रहा है, बहुत सारी वेरियस एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या वो होलिस्टिक है भी या नहीं? क्या वो लॉन्ग रन में हमारे लिए यूज़फुल हैं या नहीं? क्या वो सस्टेनेबल हैं या नहीं? तो वो क्या-क्या 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं पॉइंट, जिनके बेसिस पे हम किसी टेक्नोलॉजी को, किसी प्रोडक्शन सिस्टम या किसी मैनेजमेंट मॉडल को होलिस्टिक या नॉन होलिस्टिक ठहरा देते हैं। तो वो 3 क्राइटेरिया ये हैं। पहला, अगर वो दूसरों की नीड्स को और दूसरों के लाइफ़स्टाइल को प्रॉपर्ली कैटर कर पाता है, एड्रेस कर पाता है उनकी ज़रूरतों को, तो वो होलिस्टिक है। अगर वो पीपल फ्रेंडली और इको फ्रेंडली है, तो वो होलिस्टिक है। तो इनके बेसिस पे अगर हम देखते हैं, इंडिविजुअली हम जाते हैं कि किसी टेक्नोलॉजी का क्राइटेरिया होलिस्टिक होने का, मैनेजमेंट मॉडल और प्रोडक्शन सिस्टम का होलिस्टिक होने का क्या-क्या क्राइटेरिया है। तो टेक्नोलॉजी कैसे होलिस्टिक है कि वो टेक्नोलॉजी ह्यूमन की नीड को कैटर करनी चाहिए, नेचुरल सिस्टम और साइकिल के साथ कंपैटिबल होनी चाहिए, यूटिलाइजेशन होना चाहिए प्रॉपर ह्यूमन बॉडी का, एनिमल, प्लांट एंड अदर मटेरियल का। ऐसा नहीं है कि केवल एक पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज का यूटिलाइजेशन बार बार होता जा रहा है, उससे तो वो स्पीशीज ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। सबका एक समानता होनी चाहिए। कंड्यूसिव टू हेल्थ, मतलब यूज़र फ्रेंडली एंड कंड्यूसिव टू हेल्थ होना चाहिए। प्रोड्यूसिबल, ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव रिसोर्सेज चाहिए भाई किसी चीज़ को बनाने के लिए, वो लोकल रिसोर्सेज से भी चीज़ प्रिपेयर होनी चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। लो कॉस्ट एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंट भी होना चाहिए। ह्यूमन इंटरेक्शन एंड कॉर्पोरेशन, ताकि ह्यूमन एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट हो सके। डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का कोई एक हब बन गया एरिया, कि भाई वहीं उस पर्टिकुलर एरिया में ही वो टेक्नोलॉजी मिलेगी, उससे एम्प्लॉयबिलिटी में भी इशू होगा। तो प्रमोटिंग डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, और वो प्रोडक्ट्स जो भी होने चाहिए वो रिसाइकेबल भी होने चाहिए। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन सिस्टम कैसे होलिस्टिक होंगे। पहले तो पता होना चाहिए क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे प्रोड्यूस करा जा रहा है और किस चीज़ के लिए प्रोड्यूस करा जा रहा है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कितना प्रोड्यूस करना है। एक ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज का और एक्सपर्टीज़ का। इकोनॉमिकल वायबल, मतलब कार्य करने की क्षमता और सस्टेनेबल होना चाहिए। लोकल कंजम्पशन की प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैचिंग द पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन, यानी ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, कंजम्पशन हो ही नहीं रहा, यूटिलाइज तो कर लिया रिसोर्सेज को लेकिन कंजम्पशन हो ही नहीं रहा, तो दैट इज़ अ वेस्ट। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम जो होने चाहिए वो एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट करने के लिए केपेबल होने चाहिए। प्रमोटिंग इंडिविजुअल क्रिएटिविटी और सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, कुछ क्रिएटिविटी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। यूज़र फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली होना चाहिए, और सेफ और कंड्यूसिव होना चाहिए। अगेन सेम ही पॉइंट्स हैं, आप एक बार देख लीजिए। मैनेजमेंट मॉडल्स की यदि हम बात करें, तो मैनेजमेंट मॉडल कैसे होलिस्टिक होने चाहिए। पूरा जो वर्किंग यूनिट है वो एक वेल नेट फैमिली की तरह वर्क करना चाहिए। कॉर्पोरेटिव और मोटिवेशनल हो वो पूरा जो एक यूनिट है, ऐसा नहीं है बहुत ही एक मोनोटोनस सा और एक डीमोटिवेशनल सा एक ऑरा सा बना हुआ है। ensuring करेक्ट अप्रेजल ऑफ ह्यूमन लेबर, ह्यूमन लेबर अच्छे से यूटिलाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन लेबर का ही सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। टारगेटिंग एम्प्लॉयर, और वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि कॉन्टिन्यूस वैल्यू एडिशन होना चाहिए उस पूरे यूनिट में, और इफेक्टिवली इंटीग्रेटिंग इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्प्लीमेंटैरिटीज, जो भी एक इंडिविजुअल के अंदर उनकी खूबियाँ और उनकी कमियाँ हैं, उनको इफेक्टिवली उसे यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है। सो विद दिस वी आर कंप्लीटिंग यूनिट 5 ऑल्सो ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का। यू कैन रेफर टू ऑल द वीडियोज इन द प्लेलिस्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।